कहानी का नाम धागा प्रेम का पार्ट 2। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ भी पूछा नहीं। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे। आशुतोष जी ने जरूर फोन करके उनके पूछने का समाचार जान लिया, फिर कभी फोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद रंभा दी ने माँ से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन माँ उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझाते हैं? हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे तब पता चलेगा। शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थी। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करती थी। रंभा दी अपनी विगत जिंदगी का कहानी अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। मुझे आज भी अपनी नादानियां याद आती हैं तो अपने से ज्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझे छीन गया, लेकिन शायद मेरे कुछ भला ही होना था। और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थी, इसीलिए परीक्षा देने पटना में दूर एक मामा के यहाँ गई। वहां मामा के दानव जैसे 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नजरें उनके शरीर को ऐसे मुआयन करती कि लगता वे वस्त्र विहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबरा कर बैठ गई। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से वे दरवाजा बंद करके सोती, किसी तरह परीक्षा देकर वापस आ गई। माँ के अव्यवहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गई। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेगी, लेकिन वहां जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आई मिल गई। अक्सर उन्हें रंभा के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ रंभा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहाँ आने का उनका एक मकसद था। एक दिन रंभा ने मौसी की लड़की से पूछा, सुशांत जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोला, अरे आराम से रहिए ना, यहाँ किस चीज की कमी है? क्या? किस चीज की कमी हो तो हमसे कहिए, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों के निज निज एहसास में रंभा को घिन आने लगी। उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नजरों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच। फिर रंभा ने दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लीवर खराब हो गया था, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। रंभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। रंभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद रंभा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते चल रहा था। घर तक टिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया रंभा ही थी। अब भाई का नजर रंभा की ससुराल की संपत्ति पर था। वह रंभा पर दबाव डालता रहता था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की वह जिंदगी रंभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाए, लेकिन वह इज्जत व सम्मान व आदर नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वे आगे की जिंदगी बिता सके। आशुतोष जी के बारे में पता चलता रहता। वे हमारा सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में हुए लगे हुए थे। उनकी जिंदगी में रंभा की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके रंभा ने उन्हें फोन मिलाया। हेलो। हेलो, कौन? आशुतोष की आवाज सुनकर रंभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज गुम हो गई। हेलो हेलो, उन्होंने फिर पूछा, कौन? रंभा। हाँ, कैसे हो? उनकी दबी सी आवाज निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटे के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थी। क्या आप चाहते हैं? रंभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती है? उन्होंने प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती। तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सच में दूसरे दिन बिना किसी को बताए जैसे रंभा अपने घर लौट गई। फिर शाहिद पैदा हुआ और फिर सलोनी। रंभा भी मुंगेर के जिस कॉलेज की इकोनॉमिक्स की विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य थी, उसी कॉलेज में मैं हिंदी की प्राध्यापिका थी। उम्र और स्वभाव में अंतर के बावजूद हम दोनों की दोस्ती मशहूर थी।
रंभादी को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था। आभूषण और श्रृंगार विहीन कठोर चेहरा, भींचे हुए होठ, बड़बड़ी आंखों को ढकता बड़ा चश्मा, बेहद रूबीला व्यक्तित्व था, जैसे व्यक्ति तथा वैसी की आवाज बिना माइक के भी जब बोलते तो परिसर के दूसरे सिर तक साफ सुनाई देता। लेकिन रंभादी की सारी कठोरता कक्षा में पढ़ते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाती। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। कला संकाय की लड़कियों में शायद इसी कारण इकोनॉमिक्स लेने की होड़ लगी होती थी। हर साल विषय की टॉपर हमारे कॉलेज की एक ही छात्र होती थी। एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। साहिल एमबीए करके बेंगलुरु में एक अच्छी फॉर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सिंधी लड़की को पसंद किया था। माता पिता की मजबूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सलोनी की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था, लेकिन सलोनी के नाम से बिदक जाती थी। शायद अपनी माँ के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी में मन उचट गया था। फिर एक दिन रंभादेवी ने समझाया, बेटी शादी की कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त हो जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अह के कारण अड़े रहते तो खुशियां हमसे दूर रहती। फिर जहाँ एक झुका, दूसरों ने उसे थाम के उठा लिया, सिर माथे पर बैठा लिया। बस साथी की सफल की यही कुंजी है। जहाँ आह की दीवार गिरी, प्रेम ही सोता फूट पड़ता है। भरा था किसी रस्म की तैरती चल रही थी। मुझे देखते ही रंभा ने तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठगी से उन्हें निहार रही थी। पीली बंदेश की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में आलता, कानों में झुमके, गले में लटकी चेन और मांग में सिंदूर। मैं तो ऊंची पहचान ही नहीं पाई। रंभा दी कहीं समझी तुम्हारे साथ ही फेरे में लेने की जिद कर रहे थे। मैंने छेड़ा। आशुतोष जी पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कह रहे थे। यह सुनकर ठंडा पर हंस पड़े। फिर रंभादी की एक तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीवी दोनों को विदा न करना पड़ जाए। रंभा दीदी शर्म से लाल हो गई, मुझे चीखते हुए सलोनी के कमरे में ले गई। शाम को जब सलोनी बाज धज और तैरते हुए तो माँ बाप भाई सब से निहाल हो गई। रंभा दी ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने सलोनी को चिताया, घबराहट जो एक आंसू भी टपकाया, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार रंभा दी की कही बात याद आ गई। कॉलेज के सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध हुई